फिर बेहतरीन टॉपिक्स में हम शिफ्ट हो जाएंगे। राइट, फिर अपने बेहतरीन बेहतरीन टॉपिक्स में दोस्तों हम लोग हो जाएंगे शिफ्ट। चलो, तो पहले हम टाइड्स पढ़ने वाले हैं आज का। राइट, अब देखो, जब हम पानी का मूवमेंट सीख रहे थे, ओशन का मूवमेंट, एक बार बता दो इफ आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। आई नो वॉइस उतनी अच्छी नहीं होगी, बट इज इट मैनेजेबल? इज इट मैनेजेबल? ओके। पता है, एक बार आप सब लोग ना अपना विटामिन डी और विटामिन B12 चेक करवाना, ठीक है? विटामिन 12 और विटामिन डी, मेजोरिटी लोग में कमी मिलेगी। मुझे तो लग रहा है ये जो मुझे हो रहा है ये, इट इज वन ऑफ द रीजंस, ठीक है? बिकॉज हम सब में डेफिशिएंसी है, ठीक है? हम सब में है, जितने लोग हो गए यहाँ पर, शायद कोई होगा जो मतलब एक्टिव रहता होगा तो नहीं होगा उसमें। राइट, बट मेजोरिटी लोगों में होगा, मेजोरिटी लोगों में होगा। राइट, स्पेशली विटामिन 12, विटामिन B12 की वजह से बहुत सारी दिक्कतें होती है, ठीक है? ओके। कल्पना, ऐसा नहीं होगा, आप एक बार दोबारा चेक कर लेना, ऐसा तो नहीं है। नहीं, अभिषेक, मेंटर असाइन अभी हम ऑनलाइन अभी कर रहे हैं, आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? अच्छा, आपका सही है, ठीक है, अच्छी बात है। चिकन खाऊं? पापी लोग हो तुम लोग भाई। राइट। चलो, ऐसी बातें मत क्या करो, चलो अभी पढ़ते हैं, ठीक है? सो दोस्तों, टाइट्स, हमने पानी का मूवमेंट पढ़ा हुआ था कि पानी हमारा दोस्तों मूव कैसे करता है, ठीक है? तो कोई भी अपना पानी है, वाटर है, वाटर जी हमारे घूमने चले, तो वाटर जी जब हमारे घूमने चलते हैं, राइट, मैं एक काम करूंगा, स्लाइड्स में ना कुछ एनसीईआरटी के क्लिप्स भी लगाने वाला हूं अभी, इसके बाद जो हम पढ़ेंगे। बिकॉज दिक्कत ये होती है लोगों को ना कि कॉन्सेप्ट समझ जाते हो, लेकिन कभी कभी एनसीईआरटी के वर्ड्स एकदम उठाकर सवाल आ जाते हैं, देन ज्योग्राफी के वर्ड्स में हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लास्ट सीडीएस और एनडीए में तो बिल्कुल नहीं हुए। हर एक सवाल ज्योग्राफी का बहुत प्यार से बना है, बहुत प्यार से किया है लोगों ने, ठीक है? बट हमें टफ पेपर के लिए भी तैयार रहना है, राइट? नीट वाला हाल ना हो, या सीडीएस 1 24 वाला हाल ना हो जाए, ठीक है? इसलिए हल्के में प्लीज मत लेना, ये मत सोचना कि यार पेपर पिछली बार तो भैया जो पढ़ा सीधे आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस उतना ही पढ़ना है, ठीक है? हाई लेवल भी पढ़ के जाएंगे इस बार, ठीक है? चलो। सो दोस्तों, हमने पानी के दो मूवमेंट सीखे हैं कि यार पानी अगर आपका ऐसे 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 मूव कर रहा है, ऐसे 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 मूव कर रहा है, ऐसे 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 मूव कर रहा है, सो दिस इज नथिंग बट हमारा ओशन करंट। दिस इज कॉल्ड ओशन करंट। इसको हम बोलते हैं ओशन करंट, राइट भाइयों? बट पानी अगर ऐसे मूव करे तो ऊपर की तरफ पानी आए और नीचे गिर जाए, ऊपर की तरफ पानी आए और नीचे गिर जाए, ऊपर की तरफ पानी आए और नीचे गिर जाए, इसको हम कहते हैं टाइड्स, या फिर वर्टिकल मूवमेंट ऑफ योर वाटर। अब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में या हमारे ओशन करंट्स के फैक्टर्स कौन कौन से थे, वो आपने सीखे थे कि भैया हमारा ओशन करंट्स को इंपैक्ट कौन कौन करता है, राइट? सैलिनिटी को इंपैक्ट कौन करता है? सैलिनिटी आपकी वेरी किस पे करती है? इवापोरेशन पर, प्रिसिपिटेशन पर, फ्रेश वाटर इनपुट कितना है, ओशन का सर्कुलेशन कैसा है, आइस फॉर्मेशन कैसा है ना, विंड कैसा है, टेम्परेचर कैसा है, ये सब पढ़ा चुका हूं। अगर किसी को लग रहा भैया क्या पढ़ा रहे हो, ऑल्सो मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे सरफेस पर टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन किस पर डिपेंड करता है? लैटिट्यूड, पानी पर। पानी पर टेम्परेचर किस पर डिपेंड करता है? लैटिट्यूड पर। 0 डिग्री पर होगा पानी गर्म होगा, पोल्स पर होगा पानी ठंडा होगा। दूसरा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जमीन एंड वाटर। तीसरा, बहने वाली हवाएं, प्रिवेलिंग विंड्स। और चौथा आपका ओशन करंट्स। ये चार फैक्टर्स मैंने आपको लिखाए थे। मैंने आपको थर्मोक्लाइन, हेलोक्लाइन, पिक्नोक्लाइन ये सब भी लिखाया था, अगर आप याद कर पा रहे हो तो, राइट? तो ये क्विक रिवीजन तो तुम्हारे लिए, बाकी तुम खुद रिवाइज करो उसको बैठ के घर पे। तो दोस्तों, ये सारे हमारे दोस्तों क्या थे, ये सारे हमारे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट थे। नाउ जब हम टाइड्स की बात करेंगे, व्हाट इज एग्जैक्टली टाइड? टाइड इज नथिंग बट हमारा वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर। ध्यान सुनना, एक जस्ट सेकंड। हेलो, हेलो। ओके। वर्टिकल मूवमेंट्स इन वाटर इज कॉल्ड टाइड्स, राइट? मतलब जो राइज एंड फॉल होता है ओशन के वाटर का, कभी अभी अगर आप कोस्ट पर गए हो, कभी भी अगर दोस्तों आप कोस्ट पर गए हो, कोस्ट लाइन पर गए हो, राइट? कोस्ट लाइन पर जब आप गए हो,
तो सबसे पहले तो आपको वहां पर ब्रीज महसूस होगी, तुरंत पहले ब्रीज रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद कोस्ट पर आप जब खड़े हो तो आपको दिखेगा कि यार पानी उठ रहा है, पानी गिर रहा है, पानी राइज कर रहा है, पानी गिर रहा है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सब आपका हो रहा है ड्यू टू मून एंड सन, राइट। ड्यू टू सन एंड मून की वजह से सारे आपके दोस्तों ये हमारे फैक्टर्स होते हैं, राइट। अब जरा समझते हैं कि कौन कौन मेजर रोल प्ले करता है हमारे, हु इज रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली इन सब चीजों में आपका, ठीक है। टाइट्स में हमारा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? तो नंबर वन फैक्टर दोस्तों हमारा होता है मून का ग्रेविटेशनल पुल। हमारे फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइट्स, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं हमारे टाइट्स के लिए दोस्तों? तो आपको ही पता ही होगा। नंबर वन पर हमारा होता है मून का ग्रेविटेशनल पुल। मून का ग्रेविटेशनल पुल, राइट। नंबर टू पर होता है सन का ग्रेविटेशनल पुल। बहुत जल्दी आपका फुल टेस्ट नंबर वन होने वाला है, रिवाइज करते रहो प्लीज। मतलब तुम बस इतना कर लो कि सीरियस जर्नी के फुल टेस्ट में अगर मैं आ रहा हूं टॉप 2000 में, या टॉप 1000 में, ना कि 2000, टॉप 1000 में अगर आप आ रहे हो, राइट, अभी स्टार्टिंग में, बाकी कुछ दिन में तो फिर बहुत कम लोग हो जाते हैं, तो टॉप 500, टॉप 500 सोच लो, या टॉप 100 सोच लो। क्या मतलब, हालात जज्बात सब बदल दिए अचानक से। ठीक है। तो कहने का मतलब टॉप 500, और जो आपका बाहर होगा ना, जो मैं बाहर भेजूंगा सैटरडे को या संडे को, वीकेंड पे, गूगल फॉर्म टेस्ट, उसमें टॉप 1000 के अंदर, ठीक है, अगर आप हो तो फिर आपका पेपर क्लियर हो रहा है बहुत आराम से, ठीक है। नहीं हो तो फिर कीप वर्किंग हार्ड, ठीक है। सो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइट्स हमारे मून का ग्रेविटेशनल पुल, सन का ग्रेविटेशनल पुल, राइट। इसके अलावा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये तीन फोर्स हमारे होते हैं जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे टाइट्स के लिए, ठीक है। अब देखो ग्रेविटेशनल पुल का मतलब क्या है, जब मैं आपको सिखाऊंगा, जब हम लोग पढ़ रहे होंगे फिजिक्स, तो उधर आप देखोगे कि उस दुनिया में हर ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। हर ऑब्जेक्ट दूसरे किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। बड़ा वाला ऑब्जेक्ट छोटे वाले को करेगा, और सिमिलरली ये इसको करेगा। कहने का मतलब अर्थ मून को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और मून अट्रैक्ट करता है किसको? मून अट्रैक्ट करता है सन को भी, और सिमिलरली अर्थ को भी, राइट। बस डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि आपको दिखता गया है, राइट। अब मैं एक बार जरा आपको इसकी फोटो दिखा देता हूं। ये मैंने एक दिन पोस्ट की थी, राइट। तो लेट मी शेयर द फोटो कि एग्जैक्टली जब टाइड हमारा हो रहा होता है, तो उस टाइड में हमारा दोस्तों नॉर्मली प्रोसेस क्या होता है। जस्ट अ सेक, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, एक मिनट। तुम नहीं हो, तुम ही हो। देखो, दिख रहा है? क्या हो रहा है जहां जहां मून जा रहा है वहां पे? हाँ, वॉइस छोड़ दो, वॉइस छोड़ो। ओके, ठीक है। बढ़िया लग रहा है ना? ये ओशन में क्यों हो रहा है, लैंड पे क्यों नहीं?
लैंड पे क्या तुमको खींचेगा क्या बे? हैं? लैंड पे अच्छा मतलब नहर में तुम्हारे गांव वाले नहर में क्यों नहीं हो रहा ऐसा? अरे भाई दोस्त, देखो, तो कहने का मतलब हर ऑब्जेक्ट, इस दुनिया में कोई भी दो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब इस दुनिया में कोई भी अगर दो चीज है वो आपस में एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होंगी, सोचो उसके बाद भी अगर उसने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है तो लेवल दिख रहा है तुमको? मतलब पूरी कायनात, पूरी फिजिक्स ये बोल रही है कि आप यार कैसे भी हो, देखो अट्रैक्टेड तो होगे उसकी तरफ, और वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो होगी या होगा जो भी है, बट उसके बाद भी अगर उसने ब्लॉक कर दिया तो फिर बेइज्जती वाली बात है आपके लिए, सोच लो। राइट? तो इस जहां पर हर कोई एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हर कोई एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है? तो सिमिलरली मून खींचता है अर्थ को, तो मून खींचता है अर्थ को, सन खींचता है, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है, इस पर मैं आता हूं। अब तीनों में मैक्सिमम कौन रोल प्ले करता है फॉर टाइड्स, तो ध्यान रखना, क्योंकि मून बहुत पास होता है तो मैक्सिमम टाइड्स पर मैक्सिमम इन्फ्लुएंस जो आपका होता है टाइड्स पर, वो दोस्तों आपके मून का होता है, सन का नहीं। मैक्सिमम इन्फ्लुएंस मून का होता है दोस्तों हमारे टाइड्स के ऊपर, जरा इस बात को ध्यान रखना है। राइट? इस चीज को ध्यान रखना। अब आपके मन में आएगा कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों, आ जाओ पहले वो भी समझ लेते हैं, फिर इन टर्म्स पर आएंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल? ठीक है, देखो सेंट्रीपिटल जो आपका फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल एक फोर्स होता है हमारा, और दूसरा हमारा होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है? दो हमारे टाइप के फोर्सेस होते हैं, वन इज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड अनदर इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। राइट? सेंट्रीपिटल फोर्स जो आपका है, ये आपका वो फोर्स होता है जो ऑब्जेक्ट को सेंटर की तरफ पुल करता है। मतलब सर्कल में अगर आप घूम रहे हो, राइट, आप सर्कल में घूमकर यू टर्न ले रहे हो, तो आप अंदर की तरफ अगर झुक जाते हो तो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रहा होता है, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। राइट? बट इसी अंदर वाले फोर्स को बैलेंस करने के लिए जो फोर्स बाहर लग रहा होता है, अगर बाहर ना लगे तो आप गिर जाओगे ना। राइट? अगर आप मोड़ पर गाड़ी मोड़ रहे होते हैं अपनी, और आप अंदर की तरफ जो जाते हैं, है ना, अंदर की तरफ घुस रहे होते हैं, राइट, तो गिर जाएं आप, राइट, आप उधर गिर जाएंगे। तो उसी को बैलेंस करता है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ध्यान रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से दूर लगता है, अवे फ्रॉम सेंटर लगता है, अवे फ्रॉम सेंटर लगता है, और ये टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक? टुवर्ड्स द सेंटर लगता है, ध्यान रखना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअल में रियल में फोर्स नहीं होता, इसलिए इसको हम सूडो फोर्स भी कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ टाइप ऑफ सूडो फोर्स, बट सेंट्रीफ्यूगल सॉरी, एंड सेंट्रीपिटल फोर्स हमारा क्या होगा, ये आपका एक रियल फोर्स होता है जो रियल में लग रहा होता है, और सेंट्रीफ्यूगल तो आपका बस बैलेंस कर रहा होता है आपका। ठीक है? तो कृपया ध्यान रखेंगे, तो ये सब आपके हमारे डिफरेंस है। सेंट्रीपिटल इज सेंटर सीकिंग एंड सेंट्रीफ्यूगल इज सेंटर फ्लीइंग, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ। ठीक है? आइए, तो ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होता है, राइट, जो बाहर की तरफ लग रहा होता है और पानी को उठा रहा होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी थोड़ा बहुत रिस्पॉन्सिबल है फॉर टाइट्स, लेकिन मेन फैक्टर या मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी किसकी होती है, वो हमारी होती है मून के ग्रेविटेशनल पुल की। राइट? मून के ग्रेविटेशनल पुल की दोस्तों। अब ये कैसे होता है, आइए, कैसे आपका होगा। तो नॉर्मली आपका मून अगर यहां पर है, इमेजिन दिस इज योर मून, अब यहां पर आपका मून है, ठीक है, और यहां पर आपकी अर्थ है। यहां पर दोस्तों आपकी क्या है, अर्थ है। ठीक है? तो आपका यहां पर होगा हाई टाइड, मतलब जिधर मून होगा ना, उसके जस्ट सामने क्या होगा, जस्ट सामने आपका होगा हाई टाइड। यहां पर, यहां पर दोस्तों, यानी यहां का जो पानी होगा, राइट, अर्थ पे यहां का जो पानी होगा इधर का, वहां पर लगेगा आपका क्या, आपका लगेगा, इधर आपको देखने को मिलेगा हाई टाइड। हेयर यू विल फाइंड हाई टाइड। ठीक? यहां भी
और इसी हाई टाइड को नीचे बैलेंस कर रहा होगा इधर का जो हमारे देश होंगे, यहाँ पे जो ओशंस होंगे, यहाँ के पानी भी आपके हमारे क्या होंगे, यहाँ के पानी भी आपके शो करेंगे हाई टाइड। यहाँ के पानी भी दोस्तों शो करेंगे हाई टाइड। बट जो साइड साइड के पानी होंगे, यहाँ के जो पानी होंगे, यहाँ वाली, यहाँ के पानी जो होंगे, यहाँ के पानी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लो टाइड। तो ऐसे पूरे अर्थ पर कहां पर लो टाइड आता है, कहां पर हाई टाइड आता है, वो मैंने आपको बताया। ठीक है। इवन अभी आपने वीडियो में नोटिस किया होगा कि मून, अब ऐसे मून आपका घूमता रहेगा, तो जिधर मून है इधर हाई टाइड, और उसके जस्ट अपोजिट भी, क्योंकि उसको बैलेंस करना है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा बाहरी तरफ। ठीक है। तो इधर भी आपका क्या लगेगा, इधर भी आपका लगेगा, इधर भी आपका हाई टाइड होगा। तो यहां हाई टाइड और यहां हाई टाइड, साइड साइड में आपका दोस्तों लो टाइड लग रहा होगा। ऊपर नीचे हाई टाइड, साइड साइड में आपका होगा लो टाइड। जरा ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये आपके दोस्तों हमारे होते हैं कंडीशंस ऑफ टाइड। ये टाइड्स के हमारे कंडीशन है। अब जब आपका टाइड आता है, जो ओशन वाटर का मूवमेंट होता है, तो उसमें दो तीन टर्म होते हैं, जरा एक बार वो समझ लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको सिखाता हूं बाकी चीजें हमारी, कि सिजगी वगैरह क्या होता है, आपने सुना होगा। स्प्रिंग टाइड क्या होता है दोस्तों, नीप टाइड हमारा क्या होता है, सिजगी कन्वेंशन क्या होता है, सिजगी अपोजिशन क्या होता है, राइट। एंड देन टाइप्स ऑफ टाइड हमारे क्या होते हैं, डायरनल टाइड, मिक्स टाइड, सेमी डायरनल। बस खत्म, इतना ही हमारा टॉपिक होता है टाइड्स का। देखो, तो जो हमारा नॉर्मल दोस्तों, ये बे ऑफ फंडाई है, जहां पर खूब बड़े बड़े टाइड्स आपको देखने को मिलते हैं। अब ये जो पत्थर आपको दिख रहा है, ये जो आपको रॉक दिख रही है ना दोस्त, इसका भी एक नाम होता है, राइट। इसका भी एक नाम है। किसी जमाने में ये जो आपको रॉक इतनी दिख रही है, किसी जमाने में पूरे में पहाड़ रहे होंगे, ये पहाड़ पूरे में रहा होगा, लेकिन पहाड़ गायब कहां हो गया, सी की वेव ने उनको इरोड कर दिया। जो सी की लहर थी वो आई टकराई वापस गई, आई टकराई वापस गई, आई टकराई इरोड किया वापस गई। तो ऐसे करते करते पूरा आपका इरोड हो रखा है। तो ये मैं आपको सिखाऊंगा लैंडफॉर्म वाले टॉपिक में। लैंडफॉर्म्स के टॉपिक में आप सीखोगे कि हमारे टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स क्या होते हैं और वो कैसे हमारे बनते हैं। ठीक। आइए। तो दोस्तों, जो हमारे मूवमेंट्स ऑफ लैंडफॉर्म हमारे होते हैं, राइट, जो हमारा सॉरी जो मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर हमारा होता है दोस्तों, यहां लिख रहा हूं मैं आपको, कैसे होता है वो समझते हैं। तो हमारा मूवमेंट ऑफ ओशन वाटर कैसे होता है, ओशन वाटर का दोस्तों मूवमेंट हमें कैसे देखने को मिलता है, जरा समझते हैं। तो ध्यान रखना, नॉर्मली क्या होता है, ये आपकी मान लो ऐसे वेव ट्रेवल कर रही होती है, ऐसे आपकी वेव्स ट्रेवल करके जा रही होती हैं। ठीक है। ऐसे आपकी मान लो पानी है, या आपकी वेव्स ट्रेवल करके जा रही होती। अब इसमें कुछ पॉइंट्स को हम कुछ नाम देते हैं। जैसे ये आपका होता है हमारा क्या, ये आपका होता है क्रस्ट। इस वाले हिस्से को हम क्रस्ट बोलते हैं, क्रस्ट फॉलिंग। इस वाले हिस्से को हम ट्राउ बोलते हैं। ठीक। उसके बाद एक दो क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं, या दो ट्राउ के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ के नाम से जानते हैं, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से। लैम्डा से हम करते हैं डिनोट वेवलेंथ। यहीं पर आप ईएम वेव्स का ऑर्डर रिकॉल कर सकते हो, कि जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनमें सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका, सबसे कम किसका। ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल है। अब यहां कुछ पॉइंट समझ लेते हैं कि ये होते क्या है। पहला पॉइंट हमारा क्रस्ट, कि जब पानी आपका ऐसे ऊपर उठता है, पानी ऊपर उठा नीचे गिरा, ऊपर उठा पानी नीचे गिरा, पानी ऊपर उठा नीचे गिरा, तो जो ऊपर वाला पॉइंट होता है उसको क्रस्ट बोलते हैं, नीचे वाले पॉइंट को हम ट्रफ बोलते हैं। और किन्हीं भी दो क्रस्ट के बीच के डिस्टेंस को वी कॉल वेवलेंथ। सिमिलरली किसी भी दो ट्राउ के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं वेवलेंथ, राइट। और इस हाइट को हम एम्पलीट्यूड के नाम से जानते हैं। ये जो आपकी हाइट है, इस हाइट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड। ये सेम चीज हम साउंड में दोबारा पढ़ेंगे फिजिक्स में। तो ये क्रस्ट क्या होता है दोस्तों, वेव में हमारे क्रस्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट ऑफ योर वेव। सो क्रस्ट इज एक्चुअली हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेव, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ वेव इज कॉल्ड क्रस्ट। व्हाट इज ट्राउ, ट्राउ हमारा क्या होता है, ट्रफ क्या होता है हमारा, ये आपका होता है लोएस्ट पॉइंट ऑफ द वेव। दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ वेव, इट इज कॉल्ड ट्राउ।
ठीक, ओके। एक हमारा टर्म होता है भाइयों, आपका सर्ज। एक टर्म हम सीखते हैं सर्ज। क्या आप मुझे बताओगे सर्ज का मतलब क्या होता है? हाँ जी, सोचो और बताओ मुझे, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाई सर्च? हम्म। चलो ग्रेट। वाई वी ओनली रेफर ओशंस टू टाइड नॉट अदर? अरे उसके रेस्पेक्ट में होना भी तो चाहिए बड़ी। अब ये आपके यहाँ पर रिवर में टाइड कैसे फॉर्म होगा? हाँ, रिवर रिवर में टाइड फॉर्म भी तो होना चाहिए, राइट? गर्भ समझा नहीं मैं, आप क्या लिख रहे हो? जरा अनम्यूट करना। गर्भचंद्र, क्या लिख रहे हैं आप? जरा अनम्यूट करिए प्लीज। गर्भचंद्र, अनम्यूट। ओके, ये गर्भचंद्र होंगे। इनसे बैच का एक्सेस ले लो, ठीक है? रिमूव कर दो बैच। गर्भचंद्र केशरवानी। चलो, अगली बार जब सवाल पूछो ना किसी से, सीधे जवाब देना और पढ़ के आना। भैया इस चक्कर में मत रहना कि ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा। चलो, सर्च क्या होता है? सही बताया वैसे मेजोरिटी लोगों ने। सर्च इज सडन इंक्रीज इन वाटर, सडन इंक्रीज इन वाटर लेवल, स्पेशली ड्यूरिंग स्टॉर्म, स्पेशली ड्यूरिंग आपके हमारे स्टॉर्म। ठीक है, तो सडन इंक्रीज इन वाटर लेवल जो आपका होता है स्पेशली ड्यूरिंग स्टॉर्म, उसको हम दोस्तों सर्ज के नाम से जानते हैं। एक और टर्म हमारा होता है एब। एक और टर्म समझते हैं, एब एक टर्म होता है। एब का मतलब क्या होता है भाइयों? एब आपका वो हाई टाइड और लो टाइड के बीच का गैप होता है। गैप बिटवीन हाई एंड लो टाइड, हाई टाइड एंड लो टाइड के बीच में, हाई एंड लो टाइड के बीच का जो गैप होता है भाइयों, उसको हम एब के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलो ग्रेट। तो आपने फैक्टर्स भी पढ़ लिए, आपने कुछ टर्म्स भी सीख लिए। अब हम आते हैं भाइयों टाइप्स पर, कि हमारे कौन कौन से टाइप्स होते हैं। राइट, विल स्टार्ट विथ हमारे, पहले मैं आपको बताऊंगा हमारा स्प्रिंग टाइड क्या होता है। ठीक है, तो नंबर वन इज स्प्रिंग टाइड, पहले समझ लो फिर लिख लेना आराम से। नंबर वन इज स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड क्या होता है दोस्तों? राइट, व्हाट इज स्प्रिंग टाइड? स्प्रिंग टाइड आपका होता है जब सन मून अर्थ स्ट्रेट लाइन में होते हैं। व्हाट इज स्प्रिंग टाइड? स्प्रिंग टाइड होता है जब हमारा सन, जब हमारा मून और अर्थ, ये तीनों हमारे होते हैं स्ट्रेट लाइन। ये तीनों आपके होते हैं दोस्तों स्ट्रेट लाइन। ठीक, सन मून अर्थ, ये तीनों जब हमारे होते हैं स्ट्रेट लाइन में, इसको हम कहते हैं स्प्रिंग टाइड। ध्यान समझना,
स्प्रिंग टाइड में क्या होता है आपका, जब सन मून अर्थ तीनों आपके स्ट्रेट लाइन में होंगे तभी हमारा आता है स्प्रिंग टाइड। अब ये ट्वाइस अ मंथ ऑकर होता है, इट ऑकर्स ट्वाइस अ मंथ। महीने में 2 बार आपका ये होगा जब ऐसा नजारा आपको देखने को मिलेगा। कब कब? एक न्यू मून के दिन, वन ऑन न्यू मून, एंड दूसरा आपका फुल मून। ठीक, पहला आपका न्यू मून के दिन देखने को मिलेगा और दूसरा आपको देखने को मिलेगा फुल मून के दिन। सो ट्वाइस अ मंथ हमें देखने को मिलता है, एक न्यू मून के दिन, दूसरा आपका फुल मून के दिन, ध्यान रखेंगे। ठीक, स्प्रिंग टाइड में आपको 2 हाई टाइड और 2 लो टाइड देखने को मिलता है। इस दिन आपको 2 हाई टाइड, 2 हाई टाइड्स एंड 2 लो टाइड्स, ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ओके। इसके अलावा आपका सबसे ज्यादा या सबसे स्ट्रॉन्ग टाइड्स जो हमारी होती हैं वो स्प्रिंग टाइड के दिन ही होती हैं। क्यों? बिकॉज आपको अगर देखो तो मून आपका यहां पर है, राइट? दिस इज योर मून, दिस इज योर अर्थ, एंड ये आपका सन है। अब इसमें 2 केस होते हैं, बट तीनों एक लाइन में है। तीनों एक लाइन में होने का मतलब क्या है कि यहां और यहां हाई टाइड आपको देखने को मिलेगा। यहां हाई टाइड, यहां हाई टाइड, और इस हिस्से में पानी के आपके अर्थ के इस हिस्से में, और इस हिस्से का जो पानी होगा इधर का, यहां का पानी और यहां का पानी, इसमें आपको लो टाइड देखने को मिलेगी। तो इधर और इधर खूब लंबी लंबी, खूब ऊंची ऊंची आपकी हमारी लहरें उठती हैं। ये हमारा होता है स्प्रिंग टाइड। तो स्प्रिंग टाइड दोस्तों नॉर्मली आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है सिजगी कंजंक्शन। सिजगी कंजंक्शन एक हमारा होता है, सिजगी कंजंक्शन, और दूसरा हमारा होता है सिजगी अपोजिशन। क्या मतलब है भैया इसका? इसका मतलब ये है, सिजगी कंजंक्शन में आपका ये होता है जब आपका मून सन, राइट? सिजगी कंजंक्शन का मतलब आपका ये होगा जब आपका मून, यहां पर आपकी अर्थ होगी, ठीक, यहां पर आपका मून होगा और यहां पर सन होगा। ठीक, यहां पर सन होगा, यानी कि नॉर्मली सोलर इक्लिप्स के दिन, सोलर इक्लिप्स के दिन इस दिन क्या होगा? इस दिन आपके दोनों खींचेंगे और खूब ऊंची ऊंची हवाएं, सॉरी, खूब ऊंची ऊंची लहरें उठेंगी पानी में इधर से। मून भी खींच रहा होगा सेम तरफ, सन भी खींच रहा होगा सेम तरफ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो सिजगी कंजंक्शन हमारा क्या होता है? जब मून बीच में होता है, ध्यान रखना, सोलर इक्लिप्स होगा ये। ठीक, सिजगी अपोजिशन में क्या होता है कि आपका सन इधर होगा, अर्थ यहां पे होगी और मून यहां पे होगा। मतलब मून और सन के बीच में अर्थ आ जाएगी तो मून पर रोशनी नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा होता है लूनार इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण, राइट? चंद्र ग्रहण, इसको हम कहते हैं सिजगी अपोजिशन। तो कंडीशन क्या थी आपके हमारे स्प्रिंग टाइड की? स्प्रिंग टाइड की कंडीशन ये थी कि यहां पर सन, मून और अर्थ होंगे स्ट्रेट लाइन में। तो वो ऐसे भी पॉसिबल है, ऐसे भी पॉसिबल, राइट? सिजगी कंजंक्शन में क्या होता है कि तीनों आपके स्ट्रेट लाइन में होंगे जहां पर मून बीच में होगा। सिजगी अपोजिशन में क्या होगा? तीनों स्ट्रेट लाइन में होंगे जहां पर अर्थ बीच में होगी, राइट? जिधर आपकी अर्थ भैया बीचों बीच आपकी होती है, इसको हम कहते हैं सिजगी अपोजिशन। तो सिजगी अपोजिशन और सिजगी कंजंक्शन, कृपया दोनों चीज भाइयों मेरे अपने को ध्यान में रखना है। ठीक, चलो, ये आपका हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट नीप टाइड। अब नीप टाइड में क्या होता है, ध्यान सुनना। व्हाट अबाउट नीप टाइड? नीप टाइड में दोस्तों आपका हमारा ये तब ऑकर होता है, इट ऑकर्स व्हेन सन एंड मून, when sun and moon are at right angles, when sun and moon are at right angles, cancel out each other, cancel out each other। ठीक,
तो इसमें क्या होगा, इसमें उतनी हाइट नहीं होती टाइट्स की। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है बिकॉज दो तरफ से फोर्स लग रहा होता है, राइट? तो आपका कम फोर्स लग पाता है उस पर, ठीक है, राइट? सेम डायरेक्शन में नहीं लग रहा होता आपका। और ये आपका हमारे 7 दिन के बाद आता है स्प्रिंग टाइड के। सो इट अकर्स आफ्टर 7 days ऑफ स्प्रिंग टाइड। स्प्रिंग टाइड के 7 दिन के बाद दोस्तों नीप टाइड आपको देखने को मिलता है। ध्यान रहे जरा, स्प्रिंग टाइड के 7 दिनों के बाद यू विल फाइंड नीप टाइड हमारा, ठीक है। अब जैसे इसमें होगा क्या, देखो यहां से इमेजिन, यहां पर अर्थ है, यहां पे सन है, सन इधर खींच रहा होगा, लेकिन अर्थ मून यहां पे, तो 90 डिग्री पे होंगे, राइट? 90 डिग्री पे दोस्तों आपके होते हैं। इसी को हम क्वाड्रेचर कहते हैं। इस वाले सिचुएशन को हम कहते हैं क्वाड्रेचर। तो नीप टाइड में आपको क्वाड्रेचर देखने को मिलता है, स्प्रिंग टाइड में आपको सिजगी कंजंक्शन और सिजगी अपोजिशन देखने को मिलता है, राइट? बस अब मैं रिपीट कर दे रहा हूं आपके लिए दोस्तों। और इसकी हाइट कम होती है, लेस हाइट एज कंपेयर टू, लेस हाइट एज कंपेयर टू स्प्रिंग टाइड, ठीक है। स्प्रिंग टाइड के कंपैरिजन में दोस्तों लेस हाइट होती है। नाउ लेट मी रिपीट इट फॉर यू। भाइयों हम आज क्या पढ़ रहे हैं? आज हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ रहे हैं, विच इज vertical movement of our water, right? We understand how important the water is. Firstly, we read कि जो water on the surface of earth है, how it is distributed, right? And हमारे बीच, हमारे मध्य मौजूद हैं रूपम कुमार चौबे, जो कि अनम्यूट करेंगे और हम सबको अपने ज्ञान से अनुभूत करेंगे यहाँ पर। तो रूपम जी, ओवर टू यू, प्लीज अनम्यूट करिए रूपम कुमार। और उनके उनका साथ देने मंच पर हम मैं बुलाना चाहूंगा सानिया शमशी। काइंडली अनम्यूट। सानिया, कहाँ से हो आप? यस सर, गुड इवनिंग। हाँ जी मैम, कहाँ से हो? सर मैं बिहार से हूँ। ओके। तो रूपम तुम शर्मा रहे हो अभी भी यार, भाग गया रूपम, क्या बच्चे हो यार, अफसर कैसे बनोगे यार, यहाँ बोलने में शर्मा रहे हो अपनों के बीच में। सानिया मुझे आप ये बताओ, रेगुलर हो आप? यस सर, मैं मेंटेन कर रही हूँ। तो एक आध दिन बीच में मिस हो गया था बिकॉज मैं कॉलेज में हूँ अभी, इसीलिए। ओके। मुझे आप ये बताओ, ये पानी का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे अर्थ सरफेस पर कहाँ कहाँ है, मैक्सिमम कहाँ, उसके बाद कहाँ, उसके बाद कहाँ, जल्दी से। सर सबसे ज़्यादा तो ग्लेशियर्स में है, सॉरी ओशियंस में है सर। सो आई वाज कंफ्यूज्ड फ्रेश वाटर को लेकर के। सबसे ओके। ज़्यादा ओशियंस में है सर। जिसका अभी उसके डाउट था कि सर क्यों आते हैं टाइड्स ओशन में, दैट इज योर आंसर। 97% पानी ओशन में है भाई। रिवर में आपके 0.0001 पढ़ा था आप तुमने, वहां कहाँ से आ जाएगा? हाँ जी, आगे, नेक्स्ट। ओशियंस में सर, फिर शायद ग्लेशियर्स में है एंड आइस कैप्स में। शायद। अच्छा, नो नेक्स्ट। सर, आई एम श्योर सर। ओके, नेक्स्ट। And then groundwater, हम्म। and then rivers and lakes. रिवर्स एंड लेक्स, पक्का? Yes, yes sir, rivers and lakes. सही बोल रही है क्या? मैम रिवाइज करिए, ठीक है। अंडरस्टैंड कि जॉब कॉलेज है यार, लेकिन कोई मतलब नहीं है ना फिर, अगर फिर पता है दिक्कत क्या होगी, मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज फिर अभी यार जब हमारा ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, ठीक है, फिर हम स्टार्ट कर लेंगे साइंस में आ जाएंगे। इंडियन ज्योग्राफी और दोनों ज्योग्राफी के बाद हम साइंस या इकोनॉमिक्स में आ जाएंगे। देन फिर आपके लिए तो मतलब ये सब याद रखना मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो अभी जब Yes चीजें sir. कम हैं देन मेक श्योर कि, है ना, याद रहे। Yeah, sure sir. हाँ, और ये जितने लोग कमेंट में हीरो बन रहे हो देख के जो बता रहे हो, सुधर जाओ तुम भी, ठीक है भैया। सर मैं स्टार्टिंग से कंसिस्टेंट नहीं था, आज से रेगुलर करूंगा। क्या बात है अनमोल जी, ऐसे मोटिवेटेड लोग बहुत पसंद है मुझे। प्लीज बस इसको मेंटेन रखना। पढ़ाई बोरिंग है, ठीक है, प्रोसेस बहुत बोरिंग है, लेकिन रिजल्ट बहुत बेहतरीन होता है, ठीक है। तो शांति से लगे रहते हैं, रिजल्ट अपने आप शोर मचाता है। इतना रिजल्ट ने शोर मचाया अभी, है ना, दुनिया ने सुना।
राइट। आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अब मैं इन चीजों पर उतनी बात करता नहीं हूँ यार कहीं पर भी, पता हर बार के रिजल्ट के बाद एक ट्रेंड होता था टू ट्रोल अस, है ना, बहुत नॉर्मल ट्रेंड था। राइट, स्पेशली सीडीएस 124 के बाद यार पेपर चेंज हो गया, पैटर्न कैसे पढ़ाया था। मतलब पीपल आर मोर कंसर्न कि मेरा कितना पढ़ाया आया था। राइट, एंड आई टुक इट एज अ लर्निंग यार कि हाँ भाई पैटर्न चेंज हो गया, तो अभी मेरा फर्ज ये है कि बैच में स्पेशली मैं बेसिक प्लस एडवांस दोनों को मिक्स करके पढ़ाना होगा, एडवांस्ड भी पढ़ाना होगा। देन 24 सीडीएस 2 2024 में हमने फोड़ दिया। अब सीडीएस 1 25 में आसान आ गया, स्टिल हमने फोड़ दिया। राइट, इंग्लिश की लर्निंग मिली, लेकिन इंग्लिश अच्छा किसने किया। राइट, रिजल्ट आपको पता है किसका आया रिजल्ट, सुपर 100 एंड प्लस जो रेगुलर थे उसमें। तो वही एक चीज है कि अगर आप मुझसे पूछोगे, राइट, मुझे नहीं आता 50 वीडियो बनाना यार, मुझसे आप अगर आज एग्जाम के 10 दिन पहले भी मुझसे मिलने आओगे और मुझसे पूछोगे ना, मतलब मुझे एक चीज समझ नहीं आता कि मैं कैसे इंटरेस्टिंग आंसर्स लेके आऊं या अलग आंसर कैसे लेके आऊं। अगर आप मुझसे पूछते आज से 5 साल पहले भी ना, जब मैं पढ़ रहा था, तब भी मैं आपको सेम जवाब देता कि यार जो हमारा कंटेंट है उसको, पूरी कहानी बस इतनी है कि एग्जाम में जब हम बैठे हो, अगर एक सवाल आया है इंसोलेशन के ऊपर या एक सवाल आया है इन्वर्जन के ऊपर, तो हमें याद आना चाहिए कि इन्वर्जन स्टेबिलिटी लेकर आता है लोअर एटमॉस्फेयर में। ये लाइन कैसे याद आएगी, पहली चीज तो आपने लेक्चर देखा हो तब याद आएगी, उसके बाद उसको कम से कम नहीं तो 3 4 बार पढ़ा। राइट, नॉर्मली क्या होता है मैं आपको सिखाता हूं, स्टडी दिखाता हूं आपको। नॉर्मली क्या है, इमेजिन, ये मान लो क्लास के बाद आप यहां पे हो, ठीक है, आपने क्लास अटेंड की, क्लास के बाद आपका नॉलेज का लेवल यहां पर है विच इज 100%, मान लिया, ठीक है। क्लास के बाद आपका नॉलेज का लेवल यहां पर है दोस्तों विच इज 100%। अब क्लास जब खत्म होती है तो उसके 1 घंटे के बाद वो पहुंच चुका होता है यहां पर 80%। ठीक, और 2 घंटे होगा, राइट, या 4 घंटे होगा, वो आपका पहुंच चुका होगा 60%। 12 घंटे होगा, वो 40% पहुंच चुका होगा। आफ्टर ऑलमोस्ट 24 से 48 आवर के बीच में वो आपका 20% पर पहुंच चुका होगा। और आफ्टर 72 आवर्स वो 0 पर पहुंच चुका होगा, ऑलमोस्ट 2-3% पर। आपने जो चीजें पहली बार पढ़ी है मैं उसकी बात कर रहा हूं। राइट, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है इन इन जगहों पर रिवीजन करना। इसीलिए स्कूल में टीचर आपको बोलते थे कि बेटा घर जाकर इसको रिवाइज करना। राइट, तो आपने जैसे अभी क्लास में पढ़ा, आप एकदम 100% हो उस टॉपिक में। ठीक, आप जब क्लास खत्म होती है, शायद मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि मेरे टच में आप हो, इतने समझदार बन चुके होगे कि आपका एक सेल्फ स्टडी का स्लॉट होगा जहां पे आप इन चीजों को रिवाइज करते होगे। शायद तुरंत करो या शायद अगले दिन करते हो, जब भी करते हो आपकी चॉइस है, मैं आपके डिस्क्रिप्शन पर छोड़ रहा हूं, ठीक है। राइट, तब तक आपका नॉलेज 80% या 60% पहुंच चुका होता है जब आप रिवीजन करते हो। अब जब आपने रिवाइज कर लिया तो फिर से ये आपका फुलफिल हो गया, नहीं करोगे तो नंबर आपका 40% 20% पर आ जाएगा। और 2-3 दिन बाद करोगे तो फिर 20 से 100 तो नहीं पहुंच सकते आप, ये 20 से 60 तक पहुंच जाओगे। आपको यहाँ एक चीज देखने को मिल रही होगी कि कितना मुश्किल है अगर आप जो टॉपिक पहली बार आप सीखते हो और अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू आफ्टर 2-3 डेज कि आप उसको फिर से समझ पाओ अच्छे से। एंड देन आप क्या करते हो गलती, आप सबसे बड़ी गलती यही करते हो कि आप इस पूरे प्रोसेस को ही स्किप कर देते हो। आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगता है लेक्चर अटेंड करना, कि अच्छा लेक्चर तो देखा था मैंने भैया, यार आपकी सारी क्लास देखी थी मैंने, उससे कुछ नहीं होगा। होगा किससे, ये जो पार्ट है ना आपका, कि आपने एक बार इस ड्यूरेशन में रिकॉल कर लिया, रिवाइज कर लिया, यानी कि क्लास खत्म होने के 12 घंटे के अंदर आपने एक बार रिवाइज कर लिया, उसके बाद अब अगले 72 घंटे के अंदर आपने एक बार और रिवाइज कर लिया। जब आप नया कुछ रिवाइज कर रहे हो उसके साथ में एक बार जल्दी से और गो थ्रू कर लो, बस रीड कर लो, उसमें अब टाइम कम लगेगा। बस 2 बार अभी रिवाइज कर लिया, उसके बाद खत्म, छोड़ के रख दो। फिर जब टेस्ट हो, वीकली के टेस्ट हो आपका, या जब एग्जाम के हम और करीब जाएंगे तब आपको रिवाइज करना होगा, खत्म। दैट इज हाउ इट वर्क्स, समझे। तो यही बस एक डिफरेंस होता है आप में और जिनका क्लियर होता है उनमें, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता। चलो,
पढ़ते हैं, आगे आते हैं। तो दोस्तों ये सारे हमारे फैक्टर्स हो गए। हमने आज पढ़े कौन कौन से फैक्टर्स हैं, मूवमेंट्स कैसे होते हैं। स्प्रिंग टाइड में हमारा क्या था, नीप टाइड में क्या था। स्प्रिंग टाइड में सिजगी कंजंक्शन एक होता है, सिजगी अपोजिशन होता है। देन वी हैव नीप टाइड जहां पर हमारा एक क्वाड्रेचर हमें देखने को मिलता है, राइट। ओके, अब इतना पढ़ने के बाद नाउ विल मूव टू कि हमारे कुछ ऐसे भी टाइड होते हैं हु आर दे व्हिच आर बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, राइट दोस्तों। टाइड्स हमारे ऐसे भी होते हैं कुछ जो कि हमारे फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड होते हैं। टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, टाइड्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, ध्यान सुनना। पहला आपका एक होता है सेमी डायurnal टाइड्स। और ट्रस्ट मी, आप लोग बहुत मोटिवेटेड हो, आप लोग बहुत कंसिस्टेंट हो यार। मतलब मैं आपको बताऊं ना, आई वॉज गोइंग थ्रू डेटा ऑफ अ वेरी फेमस कोचिंग जेई की। उनके बैच में 40,000 लोग इनरोल्ड थे, 40,000, ठीक है, ऑनलाइन। एंड लाइव क्लास में आते थे 2,500 3,000, समझे। 2,500 3,000 लोग लाइव क्लास में आते थे। ऑनलाइन में ये हाल होता है, ठीक है, कि नंबर आपका ऑलमोस्ट 1/10 1/12 पहुंच जाता है। फॉर अस, हमारे लिए वो नंबर बहुत डिप होता है तो वो 1/4 पहुंचता है, 1/3 पहुंचता है। मतलब 3 में से एक बंदा लाइव देखता है, 4 में से एक बंदा लाइव देखता है, बाकी 2 बंदे रिकॉर्डिंग देखते हैं, और एक बंदा गिव अप कर चुका होता है। ये रेशियो अभी तक रहा है। तो मुझे पता है कि हाँ, राइट, इट इज एक्सट्रीमली अमेजिंग, मतलब बट स्टिल उस पर खुश नहीं होना ना, राइट। उसको मेंटेन रखना है और इंप्रूव करना है उसको, ठीक है। चलो, तो टाइट्स बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी में दोस्तों हमारा पहला होता है सेमी डायurnal टाइट्स। इसमें क्या होता है देखो ध्यान से। इसमें आपका ऐसा होगा कि सेमी डायurnal, इसमें होगा कि मान लो आपका एक लो टाइड हुआ, फिर एक हाई टाइड हुआ, ठीक, फिर एक लो टाइड हुआ, फिर एक हाई टाइड हुआ, एंड सो ऑन। मतलब कि पूरे दिन के दौरान अगर आप देखोगे 24 घंटे में क्या होगा, 2 हाई टाइड 2 लो टाइड। दिस इज हाई टाइड, हाई टाइड, लो टाइड, लो टाइड, ठीक है। तो इन सेमी डायurnal टाइड यू विल फाइंड दोस्तों 2 हाई टाइड, 2 हाई टाइड एंड 2 लो टाइड ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक, ऑफ इक्वल लेंथ। और ये मोस्ट कॉमन आपका हमारा टाइड है। दुनिया भर में मोस्ट कॉमन टाइड हमारे ये होता है, मोस्ट कॉमन टाइड। तो ये दिन भर में कितने टाइड आ रहे हैं उस बेसिस पर हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा होता है सेमी डायurnal टाइड, जहां पर 2 हाई टाइड आते हैं और आपके 2 लो टाइड आते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा एक हमारा होता है डायurnal टाइड। सेकंड इज डायurnal टाइड। डायurnal टाइड, इसमें क्या होता है दोस्तों, बड़ा आसान है। डायurnal टाइड में आपका भाइयों मेरे एक हाई टाइड आएगा, राइट, और एक लो टाइड आएगा, ऐसे। तो एक लो टाइड है और एक आपका जाके हाई टाइड, ध्यान रहे। अगर इधर का बना दोगे और टाइम का, तो आपका एक हाई टाइड और एक लो टाइड, ठीक। सो मतलब कि डायurnal टाइड में होता है 1 हाई टाइड एंड 1 लो टाइड पर डे, ठीक है, ध्यान रहे। ये लेस फ्रीक्वेंट होगा। यार मुझे वो स्पीकर भी लेना, ठीक है, अभी मैं स्पीकर ले लूंगा। तो फिर क्या किया करेंगे ना, बीच में ब्रेक लिया करेंगे 5 मिनट का, अगर, या फिर इस क्लास के स्टार्टिंग में जब लोग ज्वाइन कर रहे होंगे ना, उस टाइम पर सॉन्ग भी प्ले करूंगा मैं यहाँ पर। यहाँ पर कोई कॉपीराइट आने का सीन है नहीं, ठीक है। तो अभी मैं लेता हूँ स्पीकर, ठीक है। एक बार बस हेल्थ ठीक हो जाए थोड़ा सा, अभी इस हफ्ते यार थोड़ा डाउन चल रहा है। तो बस गिव मी थोड़ा टाइम इस हफ्ते का। फिर अभी तो अभी भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं अपनी बेस्ट एनर्जी आपको शो करूँ लेकिन थोड़ा बहुत अगर आपको डाउन फील हो रहा है तो मतलब बस गिव मी दिस वीक, ठीक है। सो 1 हाई टाइड एंड 1 लो टाइड पर डे भाइयों, ये आपका है डायurnal टाइड हमारा। दिस इज कॉल्ड डायurnal टाइड आपका, ठीक है। ये आपका दोस्तों हमारा यहाँ पर 24 घंटे का डिफरेंस होता है। 24 घंटे में एक हाई टाइड एक लो टाइड आपको देखने को मिलता है। और फिर एक हमारा आता है मिक्स्ड टाइड। मिक्स टाइड में क्या होता है, मिक्स टाइड में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर कोई भी हो सकता है, हाई भी
हो सकता है एक हाई दो लो हो सकता है दो हाई एक लो हो, कुछ भी हो सकता है। वैसे दो हाई होगा तो लो एक तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, बट मतलब कुछ भी पॉसिबल है आपका, ठीक है। दो हाई टाइड, दो लो टाइड, या कोई भी मतलब अनइक्वल हाइट के हो सकते हैं आपके यहाँ पर। यहाँ पर हाइट जो हमारी होती है वो अनइक्वल होगी। अनइक्वल हाइट्स हमारे यहाँ पर दोस्तों देखने को मिलेंगे आपके मिक्स्ड हाइट। बस, सॉरी। तो ये था हमारा टॉपिक, ये था हमारा पूरा टाइड। तो आपने पूरा टाइड पहले पढ़ा, ओशन करंट हम पढ़ चुके थे पहले ही। आज आपने ओशन का वर्टिकल मूवमेंट भी सीखा है कि टाइड्स के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, राइट। और कौन से हमारे दो टाइप होते हैं, उसके बाद फिर और भी टाइप्स हमने पढ़ा है, सिजगी वगैरह भी पढ़ा हमने। तो ये था दोस्तों आज का हमारा टाइड्स वाला टॉपिक। अब हम आएंगे अपने कोरल रीफ्स पर। जल्दी से पानी पी लो, जल्दी, मस्त टॉपिक है। फिर मैं आपको सुनाऊंगा ट्रीटी ऑफ कोरल्स, कहानी सुनेंगे। ट्रीटी ऑफ कोरल्स में एक कहानी सुनाऊंगा मैं आपको, ठीक है। उसके पहले जब तक मैं पानी पी रहा हूं, जो लोग पानी नहीं पी रहे हैं जरा मुझे बताना, क्या होता है पेरिजी, पेरिजी और एपोजी में डिफरेंस क्या होता है? अरे होते क्या, चलो बताओ। भैया आप व्हाट्सएप पे बस अंगूठा भेजते हो, अक्षत। अक्षत दिक्कत क्या होती है ना, अगर मैं वहां रिप्लाई देखो, अगर कुछ बहुत सीरियस है तो ठीक है, तुम अगर अपना डेली टारगेट्स भेज रहे हो, अंगूठा इसलिए बिकॉज अगर मैं कुछ लिखूंगा ना, देन जो 400 और मैसेज हैं व्हाट्सएप में, ये होता है कि अगर आपने किसी एक को रिप्लाई किया तो मैसेज आपका दोबारा ऊपर पहुंच जाता है, फिर आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा कि कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे कहाँ थे। एक और चीज है कि जितने भी बॉयज हो या गर्ल्स भी, अगर किसी ने मेरे पास कंप्लेन ये किया ना कि आप किसी को अनवांटेड मैसेज भेज रहे हो, क्योंकि आ रखे हैं ऐसे, राइट, किसी ने अगर भेजा मेरे भाई, तो फिर मैं ये नहीं सोचूंगा कि भैया हूं तुम्हारा, मैं क्या हूं, करियर तुम्हारा, ये वो, ध्यान रखो। इन सब चीजों से ऊपर उठ जाओ यार, कम से कम यहां आए हो ये सब सीख लो। ये सब बहुत मिलेगा आपको जिंदगी में, ठीक है। और इतना सेल्फ रिस्पेक्ट लेके आ जाओ अपने अंदर, ठीक। तो करियर बनाने आप यहाँ यहाँ पे आए हो, मेक श्योर कि यार बिगाड़ मत लो। तो हमारे पास अगर किसी की कंप्लेन आ गई कि कोई आप अनवांटेड मैसेज आप किसी को कर रहे हो, परेशान कर रहे हो, कोई भी हो, इवन वाइस वर्सा, गर्ल्स हो बॉयज हो, कोई भी, सब बराबर है अपने लिए, ठीक है, ध्यान रखना। चलो ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों। कोरल्स, कोरल्स की बहुत छोटी सी कहानी है। ये कहानी सुनने के बाद उसके बाद फिर हम लोग रॉक्स पढ़ेंगे आज, ठीक है, और आज रॉक्स खत्म भी करेंगे, क्योंकि वो पूरा रटने वाला है। वो मैं आपको होमवर्क भी दे सकता हूं लेकिन दूंगा नहीं, क्योंकि तुम करके नहीं आओगे, तो मैं करा के तुमको भेजूंगा घर, ठीक है। तो कोरल रीफ्स क्या होते हैं, कभी भी अगर पानी के अंदर आप गए हो या नहीं भी गए, मूवीज देखी होगी, तो ये जो आपको चमकदार चीजें दिख रही हैं यहाँ पर, जितनी भी आपको ये कलरफुल चीजें दिख रही हैं, ये सारी कलरफुल चीजें दोस्तों हमारी होती हैं। या ऊपर से आपको कुछ ऐसा दिखता है, ऊपर से आपको कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों, दिस इज कॉल्ड कोरल रीफ हमारे। ऑल दीज आर हमारे कोरल रीफ्स हमारे होते हैं, इनको हम कोरल रीफ के नाम से जानते हैं, ठीक। तो क्या होते हैं कोरल्स, पहली बात तो, कोरल्स भाइयों हमारे एक प्रकार के होते हैं जीव जंतु। कोरल्स हमारे होते हैं ऑर्गेनिजम्स, ध्यान से सुनना, दे आर ऑर्गेनिजम्स हमारे होते हैं भाइयों कोरल्स, ठीक है। इंडिविजुअल कोरल को हम पॉलिप्स के नाम से जानते हैं, पॉलिप्स होते हैं। अब सोचो ये नॉन लिविंग होते होंगे या लिविंग होते होंगे? अगर मैं इनको ऑर्गेनिज्म बोल रहा हूं तो ऑब्वियसली लिविंग होते होंगे ना, राइट, ऑब्वियसली दे आर लिविंग। तो ये लिविंग होते हैं, लेकिन लिविंग के बाद जब ये मर जाते हैं, तो ये कैसे क्लाइमेट बिल्डिंग में, कैसे सॉरी कैसे आपके उसमें आइलैंड बनाने में या बाकी आपके कॉन्टिनेंट बिल्डिंग में हेल्प करते हैं, वो हम देखने वाले हैं।
राइट, वो चीज हम यहां पर देखने वाले। सो कोरल्स आर बेसिकली ऑर्गेनिजम्स, हमारे पॉलिप्स इनका नाम है, ध्यान रहे। ठीक, तो बिफोर आई कम टू दिस आई वांट टू टीच यू पहले एक चीज, कि जब आप पानी में होते हो तो पानी में आपको क्या क्या कुछ देखने को मिलता है। राइट, आई स्टार्ट फ्रॉम देयर। चलो मान लो ये हमारा हो गया किनारे का हिस्सा। आपको पता है, पढ़ा था ना आपने, कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह, ग्रेडियंट वगैरह याद होना चाहिए, नहीं बहुत मारूंगा मैं, ध्यान रखना भैया, देखो मत जाना। राइट, और ये मैंने मान लिया भाई पानी भरा है, पानी पानी, ठीक है। इमेजिन ये पानी भरा हुआ है, इमेजिन दिस इज वाटर 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 वाटर। ओके, अब हमें पता है कि सैलिनिटी हमारी क्या होती है। जब आप गहराई में जाते हो तो आपकी जो हमारी सैलिनिटी होगी, सैलिनिटी विल इंक्रीज, सैलिनिटी इंक्रीजेस विथ डेप्थ। डेप्थ में आप जाओगे तो सैलिनिटी आपकी दोस्तों क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके चलो, तो सबसे ऊपर आपको मेरे भाइयों मिलेगा, पानी में सबसे ऊपर आपको मिलता है फोटिक जोन। पानी का सबसे जो ऊपर का हिस्सा होता है, जहां तक लाइट पहुंच रही होती है, उसको हम कहते हैं फोटिक जोन। पानी में भी ऐसा होता है ना, पानी में भी दोस्तों आपका ऐसा होगा कि कुछ जगह तक लाइट पहुंच रही है, कुछ जगह तक लाइट नहीं पहुंच रही है, और कुछ जगह तो बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है ना। तो पानी में भी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु या हमारे मरीन जो आपकी पूरी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो कहां तक सरवाइव करते हैं कहां तक नहीं करते, इस पर भी डिपेंड करेगा कि सनलाइट कहां तक पहुंच रही। तो अगर हम पानी के कुछ हिस्सों को देखें, तो पानी में आपका एक होता है फोटिक जोन। अब फोटिक जोन आपका वो जोन है जहां पर भाइयों फोटोसिंथेसिस भी पॉसिबल होती है, फोटोसिंथेसिस भी पॉसिबल है, उसके साथ साथ रिस्पिरेशन भी पॉसिबल है, रिस्पिरेशन भी पॉसिबल है। तो फोटिक जोन आपका वो जोन होता है जहां पर फोटोसिंथेसिस और रिस्पिरेशन दोनों होता है, ये आपके पानी का वो जोन होता है। ठीक है, टिल 200 मीटर तक अप्रोक्सीमेटली। ऊपर का जो आपका 200 मीटर होता है भाइयों, ऊपर का जो आपका 200 मीटर होता है, ये 200 मीटर, इस 200 मीटर को मैं कहता हूं फोटिक जोन। और इसी फोटिक जोन को मैं नेराइटिक जोन भी कहता हूं, एकदम जो किनारे पे होता है। राइट, इसको आप नेराइटिक जोन के नाम से भी जानते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड नेराइटिक जोन। ये वो जोन है जहां पर आपको कोरल्स खूब अच्छे मात्रा में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले 200 मीटर तक पानी में आपको सर, जहां तक बहुत प्यार से पहुंच जाता है, पहुंच जाती है लाइट, उसको हम कहते हैं फोटिक जोन। राइट, अब उसके बाद दोस्तों आपका फिर आता है हमारा ट्विलाइट जोन, या उसको हम कहते हैं डाइसफोटिक जोन। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डाइसफोटिक जोन। तो दोस्तों यहां के बाद, यहां से लेकर इमेजिन यहां तक, राइट, टिल आपके 1000 मीटर तक, 1000 मीटर तक के रीजन को, 200 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक के रीजन को, इसको हम कहते हैं डाइसफोटिक जोन। डायस्फोटिक, या इसको हम ट्विलाइट भी कहते हैं, एक मूवी आई थी ट्विलाइट, ठीक है, ट्विलाइट जोन या डायस्फोटिक जोन। एंड इसके बियॉन्ड फिर नीचे आपका घना अंधकार, जिसको आप कहते हो आफोटिक जोन, दिस इज कॉल्ड आफोटिक जोन। तो पानी में आपको हम तीन जोन्स में कैटेगराइज कर रहे हैं। पहला है आपका फोटिक जोन, जो एकदम ऊपर का 200 मीटर का पानी होता है जहां पर सनलाइट पहुंचती है, और ये वो रीजन होता है वेयर फोटोसिंथेसिस एज वेल एज रिस्पिरेशन इज पॉसिबल, एंड मेजॉरिटी ऑफ योर ऑर्गेनिजम्स इसी में आपको देखने को मिलेंगे। एंड देन उसके बाद फिर आपका आता है डायस्फोटिक जोन, जो टिल 1000 मीटर तक होता है। राइट, डायस्फोटिक जोन में इतनी एनफ लाइट होती है दिन के टाइम पर, राइट, दिन के टाइम पर इतनी एनफ एनफ लाइट होती है कि आप देख पाओ, लेकिन इतनी एनफ लाइट नहीं होती कि फोटोसिंथेसिस हो पाए। राइट, ध्यान रखना। तो डायस्फोटिक जोन में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता, ध्यान रखना, ना तो फोटोसिंथेसिस आपका यहां पर नहीं हो पाता, इतनी लाइट नहीं होती कि आप फोटोसिंथेसिस कर पाओ। और जो हमारा अफोटिक जोन होता है, वहां पर इवन लेस देन 1% सनलाइट पहुंचती है। राइट, अफोटिक जोन में केवल रिस्पिरेशन हो पाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा, ओनली रिस्पिरेशन इज पॉसिबल, बाकी और कुछ पॉसिबल नहीं।
सिमिलरली डायस्फोटिक में भी रिस्पिरेशन पॉसिबल है, लेकिन फोटोसिंथेसिस पॉसिबल आपका नहीं। अफोटिक जोन में लेस देन 1% सनलाइट पहुंचती है, लेस देन 1% सनलाइट आपकी पहुंचती है अफोटिक जोन, राइट। वहीं पर डायस्फोटिक जोन में क्या होता है, सनलाइट विथ डेप्थ आपकी डिक्रीज हो रही होती है। अब मैं दोबारा बता दूं आपको, पहले समझ लो फिर ड्रॉ कर लो, ठीक है। तो भाइयों, ये पानी के अंदर की हम बातें कर रहे हैं कि पानी के अंदर क्या हालात रहते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से अगर आप देखोगे कि अगर पानी के मैं ऊपरी सरफेस की बात करूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, सबसे ऊपर जो 200 मीटर का जोन है उसको वी कॉल फोटिक जोन। इट इज कॉल्ड फोटिक जोन हमारा। तो 200 मीटर का जोन है, इट इज कॉल्ड फोटिक जोन या नेरेटिक जोन हमारा। ये वो रीजन है जहां भरपूर मात्रा में सनलाइट होती है, वेयर फोटोसिंथेसिस एज वेल एज रिस्पिरेशन बोथ आर बहुत प्यार से पॉसिबल है। बट अब जब हम डेप्थ में जा रहे हैं, सैलिनिटी आपकी इंक्रीज होगी और अमाउंट ऑफ सनलाइट डिक्रीज होने लगती है। सो डायस्फोटिक जोन में इतनी सनलाइट होती है कि आप देख पाते हो, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए पर्याप्त आपकी सनलाइट नहीं होती। एंड देन अफोटिक तो बिल्कुल अंधकार वाला इलाका है जहां पर ऑलमोस्ट 1% सनलाइट पहुंच पाती है, मतलब अंधेरा कुछ आपको दिखेगा ही नहीं, राइट। वहां कुछ जीव जंतु रहते हैं जो रिस्पिरेशन करते हैं, राइट, बाकी कुछ और पॉसिबल नहीं है। तो ये ध्यान रखें कि आपके पानी में हमारे ऐसे कुछ जोन्स भी होते हैं। जल्दी नोट कर लो, जल्दी, 1 मिनट दे रहा हूं। डन। चलो ग्रेट, तो ये डन हो गया, राइट। ऑल्सो ये बताओ, गूगल फॉर्म ट्रैकर सबका मेंटेन्ड है, सबका रेडी है देखने की हालत में? फोटो रेडी है, फोटो? ओके, आज अभी क्लास के बाद फोटो खींच लेना, फिर आज रात में मैं मांगूंगा, ठीक है। जब मैं बोलूं भेजने को तभी भेजना, अभी नहीं। गूगल फॉर्म ट्रैकर अपना पूरा फिल कर लो अभी तक का, और आज के गूगल फॉर्म के बाद देन फिर शेयर करना मुझे। एक जगह में मैं पब्लिक और टेलीग्राम पे कर लूंगा, ठीक है। पब्लिक वाले टेलीग्राम पे ही डाल दूंगा, उधर नीचे फोटोज डाल देना सारे एक साथ। चलो ठीक है, ओके। एनडीए वाले सीरियस वाले सब कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, उधर एनडीए वाले भी है ना हमारे। ओके, तो दोस्तों ये हमारा हो गया आपके जोन्स। अब देखो ध्यान से सुनो, अब भाइयों क्या हुआ, एक बहन जी है हमारी, राइट, एक बहन जी है हमारी। बहन जी का नाम क्या है? बहन जी का नाम है हमारे जूजेंथिलिया,
तो कोरल भैया हमारे थे, जिनको आप जानते हो, अभी मैंने आपको बताया। कोरल भैया के पास जमीन खूब है, कोरल भैया के पास जमीन की कमी नहीं है, लेकिन कमी है किसकी? कमी है कोई खाना बना के खिलाने वाले की या वाली की। कोई खाना बनाने वाली नहीं है कोरल्स के पास, तो कोरल्स बहुत हमारे उदास रहते थे। फिर मौसी ने बताया कि एक जूजेंथिलिया नाम की एल्गी है, एक जूजेंथिलिया नाम की एल्गी है जो कि पास के ही गांव में रहती है। उसके पास खाना बनाने की भरपूर, क्या बोलेंगे उसको, उसको खाना बनाना आता है, लेकिन कमी है उसको। तो कमी है उसको किसकी? घर की। उसको घर की कमी है, उसके पास घर नहीं। तो कोरल्स और जूजेंथेलिया की मुलाकात फिक्स होती है एक मंदिर में। मुलाकात का निष्कर्ष ये निकलता है कि क्यों ना इस रिश्तेदारी, सॉरी, क्यों ना इस जरूरत को हम रिश्तेदारी में बदल दें। तो दोस्तों, कोरल्स और जूजेंथेलिया का विवाह संपन्न होता है। कोरल्स और जूजेंथेलिया का विवाह संपन्न हुआ और इसको नाम दिया गया सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। स्वाहा। अब सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बन गया है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बन गया है, कह रहे फिर 11 रुपए देने चलना है क्या? नहीं 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 नहीं। तो कोरल्स और जूस एंथेलिया का विवाह संपन्न हुआ, राइट? ओके। अब उसके बाद क्या हुआ? विवाह के बाद जूस एंथेलिया खाना बनाती, फोटोसिंथेसिस करती। एल्गी करते हैं फोटोसिंथेसिस, पता है ये बात? नहीं पता? फोटोसिंथेसिस करती और कोरल्स बढ़िया मजे से खाता, राइट? उसके बाद एक दिन वही हुआ जिसका डर था। कोरल्स चल बसा, कोरल्स की जान चली गई, मर गया। जब कोरल्स मर गया तो जू जेंथेलिया को ऊपर से देख रहा था कि जो मुझसे इतना प्यार करती थी, मेरे जाने के तुरंत बाद जू जेंथेलिया ने कोई दूसरा कोरल ढूंढ लिया और उसके साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बना लिया। तो हमें सीखने को क्या मिलता है गाइस? लाइफ इज वेरी अनफेयर, राइट? कोरल्स क्योंकि मंगली था एक्चुअली, इसलिए शायद ऐसा कुछ दिक्कत आ गई थी बीच में। लाइफ इज वेरी अनफेयर गाइस, ठीक है? एंड यहाँ पे पानी में मंदिर, भाई हर जगह हो सकता है यार। आयुष क्या बात कर रहे हो? सेमी डार्नल कभी भी आ सकता है ऋग्वेद यार, बस गैप पे आता है, गैप इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? हमारे मम्मी पापा को पता है, जो करना है कर लो। ये और मैं बेट कर रहा हूँ यहाँ पर 90% लोग को ये मीम पता है कि तुम किस रील, किस वीडियो की बात कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर 90% को ये नहीं पता होगा कि मैंने डे वन क्या पढ़ाया था, है ना? शर्म तो नहीं आ रही होगी बिल्कुल? हाँ। तुम लोग का मैं बंद कराऊंगा इंस्टाग्राम, रुको बात करता हूँ तुम्हारे पेरेंट्स से। इतना बड़ा क्या लिख रहा है भाई? भैया एसएससी एग्जाम को भी बैकअप में रखो। हाँ रखो भाई, रखो रखो, वरुण यार रखो। क्लासेस करेंगे उसकी भी यार, बस एक हफ्ते दे दो मुझे। अच्छा, कंफ्यूजिंग वर्ड्स किए थे, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच किया था। अच्छा, एक पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लूं क्या तुमसे? रहने दो, तुम बता दोगे। चलो, तो पॉइंट बस यहां पर ये था दोस्त, देखो वापस वापस वापस। काम की बात ये थी कि फोटोसिंथेसिस होता है यहां पर। और आप मुझे जरा ये बताओ कि कोरल्स क्यों हमारे मरीन लाइफ के लिए जरूरी थे? अरे भाई, अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो क्या खाली कोरल सांस लेंगे क्या? हाँ, ऑक्सीजन जो बनेगी, वो खाना जो बनेगा, खाली कोरल्स खाएंगे क्या? पेड़ आपके करते हैं फोटोसिंथेसिस, उससे जो ऑक्सीजन आपकी रिलीज होती है उसका इस्तेमाल हम भी करते हैं ना।
सिमिलरली जो ऑक्सीजन रिलीज होगी, बाकी के मरीन लाइफ भी तो उसको यूज करेगी ना। इसीलिए कोरल्स बहुत जरूरी होते हैं हमारे बाकी मरीन लाइफ के लिए। कोरल्स हमारे बहुत जरूरी होते हैं बाकियों के लिए, ध्यान रखना। ठीक है, आइए तो जरा थोड़ा बेसिक्स में आपको बता दूं। तो दोस्तों आपके मैक्सिमम कोरल्स कहां पर आपको देखने को मिलेंगे? मैक्सिमम कोरल्स हमें कहां पर देखने को मिलेंगे? मैक्सिमम कोरल्स यू विल फाइंड इन नेराइटिक जोन। मैक्सिमम कोरल्स आर फाउंड इन नेराइटिक जोन, एकदम कोस्ट के किनारे होगा। कोस्ट के किनारे क्यों? बिकॉज उनको नीचे का जमीन भी तो चाहिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ चाहिए होता है उनको मोस्ट, मतलब मोस्टली। ठीक है, तो मैक्सिमम, ऐसा नहीं कि बीच में नहीं होंगे, बीच में भी आपके होते हैं, एटल्स वगैरह ही बनते हैं, लेकिन मैक्सिमम कोरल्स हमारे किनारे पे होते हैं, कोस्ट के नजदीक होते हैं। सो मैक्सिमम कोरल्स आपके मिलेंगे नेराइटिक जोन में। ऐसा इसलिए बिकॉज इस जोन में यू विल हैव मोर सनलाइट। इस जोन में सनलाइट ज्यादा है, इस जोन में टेम्परेचर वार्म है, वार्मर टेम्परेचर है, राइट। और इस जोन में न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं, रिचर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स। ठीक, ध्यान रखना। ओके, बढ़िया। तो होता क्या है, आपके पॉलिप्स जो होते हैं भाइयों, पॉलिप्स आर द मोस्ट अबेंडेंट, पॉलिप्स आर द मोस्ट abundant and basic building block of coral reef, basic building block, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कोरल्स। ठीक है, जब ये मरते हैं हमारे पॉलिप्स, व्हेन दे डाई, अब इनसे हमारा कैसे बनता है, आपका जमीन कैसे बनती है? देखो, जब पॉलिप्स मर जाते हैं, ठीक, तो जो इनकी स्किन होती है, स्केलेटन होता है ना, देयर स्केलेटन, इनके जो स्केलेटन्स आपके होते हैं, वो आपके हमारे ऐसे एक के ऊपर 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 सीमेंटेड हो जाते हैं। देयर स्केलेटन्स आर सीमेंटेड, सीमेंटेड इनटू लाइमस्टोन के फॉर्म में। आपके लाइमस्टोन बेसिकली होता है आपका, ठीक है, लाइमस्टोन बेसिकली हमारे होते हैं ये, और एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे आपके बन जाते हैं, और फिर आपके हमारे बना लेते हैं रीफ्स वगैरह, फ्रिंजिंग रीफ, बरियर रीफ, एटॉल्स। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनना। पूरी कहानी बस दोस्तों ये थी कि एक पॉलिप्स नाम का जीव था, उसको जूजेंथेलिया मिल गई, ठीक, तो वो खाना बनाती और ये खाता, मस्त जिंदगी चल रही थी, हरे भरे घूम रहे थे। ये जो हरे भरे दिख रहे हैं आपके जिंदा पॉलिप्स हैं सारे, ठीक है, जिंदा है, जिंदा सारे हैं हमारे, ठीक है, मस्त जिंदगी चल रही थी। लेकिन कोरल्स हमारे पॉलिप्स मर गए। जब पॉलिप्स मर जाते हैं तो मरने के बाद फिर होता है आपके हमारे, फिर फॉर्मेशन होता है बाकी चीजों। मरने के बाद क्या होंगे, इनकी जो स्केल्टन होता है वो लाइमस्टोन्स का होता है, बेसिकली कैल्शियम का होता है, ठीक है। तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे आपके असेंबल हो जाते हैं, और फिर कई हजार लाख साल में फिर आपके ऐसे हमारे आइलैंड वगैरह बन जाते हैं। देखो यहां पर ये ऐसे आपको किनारे किनारे पर देखने को मिलते हैं, फ्रिंजिंग रीफ, बरियर रीफ, एटॉल्स वगैरह। बस ज्योग्राफी में एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी अगर मैं आपको बोलूं कि यार देखो यहां पर नदी थी, अब ये हो गया, यहां पर ये हो गया, कोई भी लैंडफॉर्म ज्योग्राफी में टेक्स करोड़ों साल, लाखों साल। 2 दिन की बात नहीं है कि कल भैया हुआ और आज ऐसा हो गया, ठीक है। लाखों हजारों करोड़ों साल लगते हैं ज्योग्राफी में कोई भी लैंडफॉर्म बनने में, ठीक है। तो ये मत फील करना कि यार भैया 2 पॉलिप मरे होंगे कैसे यार, कैसे आइलैंड कैसे बन गया होगा, लक्षद्वीप कैसे बन गया? आपका पूरा लक्षद्वीप का आइलैंड कोरल से मिलके बना है, पता है। कोई पूछे आपको कि भारत में मैक्सिमम कोरल रीफ कहां मिलेगा आपको, मैक्सिमम कोरल रीफ भारत में कहां है, तो ध्यान रहे अंडमान निकोबार में। अब तो कोस्ट भी हमारी बढ़ चुकी है भाई, ध्यान रखना वो भी। सो मैक्सिमम कोरल रीफ हमारी है अंडमान निकोबार में। बट कोई ये पूछे कि कौन सा वो आइलैंड है जो बना है कोरल से, इट इज हमारा लक्षद्वीप का आइलैंड, लक्षद्वीप का आइलैंड हमारा। सो लक्षद्वीप का आइलैंड है जो आपका बना है टोटली कोरल से हमारा, ध्यान रहे, टोटली कंप्लीटली हमारे कोरल से मिलके बना है दोस्तों आपका, राइट। कृपया माइंड में रखेंगे इस चीज को भी।
इस चीज को भी बालकों जरा हम लोग अपने माइंड में रखेंगे। ठीक है बालक। चलो, तो ये सारी हमारी कहानी थी यहाँ पर। अब फ्रिंजिंग रीफ क्या होता है, बैरियर रीफ क्या होता है, एटॉल्स क्या होता है, बस कुछ नहीं, देख लो एक बार। फ्रिंजिंग रीफ आपके हमारे किनारे पे होते हैं, राइट। इसकी मैं आपको फोटो दिखाता हूँ, रुको। ये एकदम किनारे पर ना, अरे भैया क्या सर्च कर रहा है भाई, रुक जा भाई। हाँ जी, एकदम किनारे पर देखो, दिख रहा है ये? एकदम किनारे पर जो आपको ऐसे दिखता है ना पानी में, ये सारे आपके मर गए हैं पॉलिप्स हैं, ठीक है, डेड, देखो। कैल्शियम की शेल्स हैं, सारी शेल्स। तो ये हमारा जो एकदम किनारे पे होगा उसको बोलेंगे फ्रिंजिंग रीफ। जो बरियर के फॉर्म में होगा, देखो मैं बरियर लिखता हूं, बरियर। बरियर रीफ, वो एकदम बरियर के शेप में होगा, देखो, ऐसे लंबे लंबे। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट में है पूरा ये बरियर रीफ, ऐसे बड़े बड़े। और एटॉल्स क्या होता है, किसी भी आइलैंड को चारों तरफ से जो घेर लेता है, उसको हम एटॉल्स बोलते हैं। बस उसी का डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो हमारे एटॉल्स क्या होते हैं, एटॉल जो किसी भी आइलैंड को देखो ऐसे चारों तरफ से ऐसे घेर लेगा। अब ये जो आपका जमीन, पानी के बीच में जमीन आपको दिख रही ना, ये जमीन कैसे बनी होगी पता है? मालदीव्स वगैरह या हमारा लक्षद्वीप कैसे बना है पता है? ये आपका बना है कोरल से ही। यहाँ पर कोरल्स हमारे कई हजार लाख सालों में ऊपर आ गए, और फिर ड्यू टू दैट आपका बन चुका है। बस। आइए, सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर होता है कंडीशंस, कि आइडियल कंडीशंस क्या होती है कोरल की ग्रोथ की, ये लास्ट पॉइंट है, फिर हमारा कोरल खत्म। सो व्हाट इज द आइडियल कंडीशंस? कोरल्स हर जगह ग्रो नहीं होते, ठीक है। नहर में तुम्हारे कोरल्स नहीं होगा ना, समुद्र में ही क्यों होता है? तो पहला आपका कंडीशन होता है, पहली बात तो शैलो वाटर चाहिए। इसीलिए ज्यादा डीप में नहीं होगा, शैलो पानी चाहिए कोरल्स को। तो यू रिक्वायर शैलो वाटर। दूसरा, हार्ड सरफेस चाहिए होता है आपको कोरल्स के लिए, हार्ड सरफेस। तीसरा, क्लियर वाटर चाहिए, यू नीड क्लियर वाटर, ठीक। देन आपका चाहिए हमारा वार्म वाटर, गर्म पानी चाहिए, ठंडा पानी नहीं चाहिए। इसका मतलब सनलाइट चाहिए। गर्म पानी का मतलब क्या हुआ, सनलाइट भी वहां पर होनी चाहिए। उसके बाद सलीन वाटर चाहिए, सलीन वाटर। फ्रेश वाटर नहीं चाहिए, मतलब जहां नदियां ज्यादा आती होंगी, नदी का पानी जहां ज्यादा आता होगा, वहां पर कोरल्स नहीं होंगे, मर जाएंगे। इसीलिए बे ऑफ बंगाल में कोरल्स नहीं पाए जाते, क्यों? क्योंकि बे ऑफ बंगाल में हमारी खूब नदियों का पानी जाता है। उसके बाद एक होता है जो फिश को पसंद होता है, प्लैंक्टन्स। सो अबेंडेंट वहां पर प्लैंक्टन्स हो, प्लैंक्टन्स खूब होने चाहिए आपके। तो ये सारे हमारे कुछ कंडीशंस हैं दोस्तों, कोरल्स के। न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, प्लैंक्टन्स होने चाहिए, सलीन वाटर हो, वार्म वाटर हो, क्लियर वाटर हो, हार्ड सरफेस हो, सैलो वाटर हो। जल्दी से नोट कर लेंगे इसको, जल्दी। डन। चलो ठीक है, तो खत्म है कहानी। ओशनोग्राफी मस्त, मजा आया है पढ़ने में, सर अच्छा लगा है। 5 बुक के नेम, अरे यार भेज दूंगा यार भाई, सॉरी यार मैं भूल जाता हूँ, ठीक है मैं भेज दूंगा। आई विल।
प्रतीक मीना, आप दोबारा नहीं लिख पा रहे हो डाउट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस? या आपने एक बार लिख दिया तो फिर अब हमारा काम है ढूंढना वो। टेम्परेचर 20 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए यार, ठीक है? मतलब 20 डिग्री से नीचे नहीं होना चाहिए, ऐसा है कहने का मतलब। वार्म चाहिए आपको थोड़ा, ठीक है? किससे बने होते हैं बताया तो, लाइमस्टोन्स आपके शेल्स होते हैं। मुझे साइनो और एंटो याद नहीं होते। ओके, ठीक है। तो यार रीड करो 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार सेम चीज को, रटने में मत जाओ। टीए के फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, हाँ जी, भर भर सकते हैं जो लोग ऐसे कोई वर्किंग है, वो लोग टीए के फॉर्म भर सकते हैं बिल्कुल। चलो ग्रेट। भैया कल क्लास से पहले मैं आज की सारी टॉपिक्स एक्सप्लेन कर दूं? ओके राज, मैं काम करूंगा, कल 5 या 10 मिनट पहले क्लास ऑन कर दूंगा, आप आ जाना, कर देना, ठीक है? वेरी गुड यार। वी नीड ऐसे लोग यार जो खुद वॉलंटियर करते हैं कि हाँ मैं चाहता हूँ रिवाइज कराना, मैं चाहता हूँ सारी चीज एक्सप्लेन करना। वेरी गुड, गुड, बढ़िया। आ जाना, ठीक है, कर लेंगे। चलो भाई, पानी को जल्दी से, जल्दी पानी।